ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई का। यस सर, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। आ जाइए वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में एक क्विकली लिंकिंग ले लेते हैं बिफोर वी गो अहेड एंड स्टार्ट द चैप्टर। यस सर, क्विक लिंकिंग ले लेते हैं। पहला बात, ये चैप्टर ए ग्रेडेड चैप्टर है। 6 मार्क्स टू 8 मार्क्स मस्ट आस्क इन द एग्जाम है। 6 मार्क तो पूछ ही लेंगे एग्जाम में। डन सर, अच्छे से करके जाइएगा, छोड़ने का कोई चांस ही नहीं है, आपको करके ही जाना है। डन सर, लेट्स गो अहेड। अब एक क्विक लिंकिंग ले लेते हैं। वी स्टार्टेड लर्निंग जीएसटी विद गुड्स और सर्विसेज। सर, गुड्स और सर्विस क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। अगर सप्लाई करोगे इंटरस्टेट या सप्लाई करोगे इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो सर उस पर लेवी हो जाएगा आईजीएसटी। इन इंट्रास्टेट अगर होगा तो सर उस पे लेवी हो जाएगा सीजीएसटी। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो सर जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। अब ये टैक्सेबल पर्सन कलेक्ट करके पे कैसे करेगा? ये करेगा कैलकुलेट करेगा जीएसटी। जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेगा? जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। आज हम सीखने वाले हैं कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, किस वैल्यू पे जीएसटी चार्ज किया जाता है। सुन लीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का सेक्शन नंबर था सेक्शन नंबर 252, सर्विसेज का सेक्शन नंबर था 2102। सर गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होगा, सप्लाई सेक्शन नंबर 7, सप्लाई सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 बात करता है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में। उसके बाद आता है इंटरस्टेट सप्लाई, सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। इंट्रास्टेट सेक्शन नंबर 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 9 बोलता है अगर सप्लाई कर रहे हो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में सर तो उसको माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई नियरेस्ट कोस्टल स्टेट में है। अगर सप्लाई टेरिटोरियल वाटर्स में है, सप्लाई का लोकेशन माना जाएगा नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। 10, 11, 12 और 13 प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बात करता है। 14 बात करता है ओआईडीआर। 15 सर टूरिस्ट। 16 बात करता है जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में। उसके बाद आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का लेवी सेक्शन है सेक्शन नंबर 5। सीजीएसटी का लेवी सेक्शन है सेक्शन नंबर 9। यस सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को बोला सर हमें दे दीजिए कॉम्पोजिशन लेवी, और कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन नंबर 10 दिया गया था। अब सुन लीजिए, आपको जीएसटी कलेक्ट करके पे करना है, लेकिन उसी बीच में एक चैप्टर आ जाता है एग्जम्पशन का। अगर गवर्नमेंट आपके गुड्स या सर्विसेज को एग्जाम कर देता है तो आपको जीएसटी कलेक्ट करके पे करने की जरूरत नहीं है। तो सर एग्जम्पशन चैप्टर सेक्शन नंबर 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है टू इश्यू एग्जम्पशन, एंड सेक्शन नंबर 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है टू इश्यू एन एग्जम्पशन। ठीक है सर। अब टैक्सेबल पर्सन हमने पढ़ा। टैक्सेबल पर्सन सेक्शन नंबर 22 पीपल हु आर लायबल। सेक्शन नंबर 23 कौन लायबल नहीं है। सेक्शन नंबर 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 25 प्रोसीजर्स। 26 डीम रजिस्ट्रेशन। 27 सीटीपी एनआरटीपी। 28 अमेंडमेंट। 29 कैंसिलेशन और 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। यहां पे रूल नंबर 23 में अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई में। वैल्यू ऑफ सप्लाई मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ टैक्स आपको देगा कितना जीएसटी आपको गवर्नमेंट को देना है। तो सर वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम सीखेंगे सेक्शन नंबर 15। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 15 से। सेक्शन नंबर 15 पहले आ जाइए, जब जीएसटी कैलकुलेट करना है जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स। क्या वैल्यू असर्टेनेबल है? अगर असर्टेनेबल है यस सर तो आ जाइए सेक्शन नंबर 15(1) में जो बोलता है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर ये ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? आपने मेरे से क्लास लिया, आपने मुझे दिया 10,000 रुपए, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया प्राइस एक्चुअली पेड 10,000 रुपीज। आपने बोला सर अभी पैसे नहीं है, मैं कुछ दिन बाद दूंगी या कुछ दिन बाद दूंगा, तो सर जो प्राइस पेएबल है वो भी बनेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो सर प्राइस पेड आपने जो मुझे दिया या प्राइस विच इज पेएबल व्हेन द पार्टीज आर अनरिलेटेड। मैं और आप अनरिलेटेड है, मतलब जीएसटी पर्पस के लिए अनरिलेटेड बाबा, क्योंकि जीएसटी पर्पस में अगर रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन देखोगे स्कोप प्लस फैमिली प्लस सोल एजेंट। यस सर, हमें याद है। अगर याद नहीं आ रहा स्कोप प्लस फैमिली प्लस सोल एजेंट, सप्लाई चैप्टर का रिवीजन कीजिए, वहां मैंने बोला था। यस सर, अगर पार्टीज अनरिलेटेड है प्लस प्राइस शुड बी द सोल कंसीडरेशन तो ही ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई लिया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर 15(1) ने बोला सर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई तब मानेंगे कब? When ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस द प्राइस पेड और पेएबल। कब?
जब पार्टीज अनरिलेटेड है एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो सर उस समय ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 15(2) बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ कुछ आइटम्स इंक्लूड होने चाहिए। सर कुछ कुछ आइटम्स इंक्लूड होने चाहिए। क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होने चाहिए? आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये आइटम्स हमेशा इंक्लूड होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है TOPIICS का टॉपिक्स हमेशा इंक्लूडेड रहने चाहिए। सर ये टॉपिक्स क्या होता है? T फॉर टैक्सेस, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस अदर देन जीएसटी इंक्लूडेड रहना चाहिए, लेकिन टीसीएस को इंक्लूड मत कर देना। टीसीएस अंडर इनकम टैक्स जो चार्ज होता है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है ओ फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर। ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर अगर रिसिपिएंट पे कर देता है, कोई भी ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर इफ मेट बाय रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट कोई भी ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर पे कर देता है तो याद रखिएगा वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में या वैल्यू ऑफ सप्लाई में बेसिकली इंक्लूड करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, आपने मुझे सप्लाई किया, मैं आपको पे करने वाला था, आपने बोला 1 लाख रुपए मत दे, 80,000 रुपए दे, 20,000 मेरे बिहाफ में, आप सप्लायर के बिहाफ में, मैंने किसी और को पे कर दी है, तो एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 80,000 प्लस 20,000 जो आपके बिहाफ में मैंने पेमेंट किया है। डन सर। उसके बाद आता है पी मतलब पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूडेड रहेंगे। आई फॉर इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी, अगर कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी चार्ज किया गया है तो वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूडेड करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फी को हमेशा अज्यूम किया जाता है कि वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। सो फॉर एन एग्जांपल, आपने अपने क्लाइंट से चार्ज किया 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट, तो सर हमेशा इसको 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 करके ही आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करना है। ठीक है सर, मतलब आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में जब इंक्लूड करोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में जब इंक्लूड करोगे तो सर जो भी इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फी का अमाउंट है उसको डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 करके जो अमाउंट आएगा उसी को इंक्लूड करना है इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्यों सर? क्योंकि अगर आप देखोगे तो आईसीआई में अप्रोच, आईसीआई के क्वेश्चन आंसर्स में यही अप्रोच फॉलो किया गया है। आप चाहो तो अज्यूम कर सकते हो कि सर इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस आल्सो, लेकिन मैं बोलता हूं कि जो आईसीआई का अप्रोच लिया गया है वही फॉलो कीजिए। डन सर, पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद आई आता है इंसिडेंटल चार्जेस। अगर कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस, समझ लीजिए सप्लायर ने आपसे चार्जेस लिए, इंसिडेंटल चार्जेस, कोई भी डिजाइनिंग चार्जेस, सर वेमेंट चार्जेस, कोई भी चार्जेस लिए विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई, उसको भी इंक्लूड करना है इन द वैल्यू। सी फॉर कमीशन, याद रखना बेटा कमीशन जो है वो सेलिंग कमीशन ही इंक्लूडेड होगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है सब्सिडी। अगर कोई भी सब्सिडी दिया गया विच इज लिंक टू प्राइस, हमेशा याद रखिएगा सब्सिडी लिंक टू प्राइस हमेशा इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी है उसको इंक्लूड मत कीजिएगा। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 बोलता है, 15(1) बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब सर जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई को ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब जब आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई ले रहे हो, उसके बाद बोला है सेक्शन नंबर 15(2) ने कि सर ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू को आप वैल्यू ऑफ सप्लाई ले रहे हो उसमें आप TOPIICS को इंक्लूड कर दीजिएगा। टैक्सेस अदर देन जीएसटी, ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर मेड बाय द रिसिपिएंट, पैकिंग चार्जेस, इंसिडेंटल चार्जेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, कमीशन, सेलिंग कमीशन एंड सब्सिडी व्हिच आर लिंक्ड टू प्राइस अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी। क्विकली गिव मी हेड्स अप, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? सेक्शन नंबर 15(2) यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए सेक्शन नंबर 15(2) क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। नंबर 1 टैक्सेस अदर देन जीएसटी, लेकिन ध्यान रखिएगा टीसीएस को आपको इंक्लूड नहीं करना है। ओ फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर मेड बाय द रिसिपिएंट, पी फॉर पैकिंग चार्जेस, देखिए यहाँ पे पी फॉर पैकिंग चार्जेस, आई फॉर इंसिडेंटल चार्जेस एंड I for interest, penalty and late fee, C for commission and S for subsidies which are linked to price other than government की subsidies, central government, state government subsidies को आपको include नहीं करना है। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 53। सेक्शन नंबर 15(3) बोलता है कि सर, सेक्शन नंबर 15(3) बोलता है डिस्काउंट अगर दिया गया है
सेक्शन नंबर 15(3) बोलता है डिस्काउंट अगर दिया गया है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई मतलब आपने इनवॉइस में रिकॉर्ड कर दिया है डिस्काउंट को, तो उस डिस्काउंट को इंक्लूड मत कीजिएगा वैल्यू में। फॉर एन एग्जांपल, आप एक शॉप में गए, शॉपकीपर ने आपको बोला 10,000 रुपीज की पैंट है और उसने दे दिया आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट, तो सर यहां वैल्यू ऑफ सप्लाई 5,000 रुपीज ही बनेगा, आपको डिस्काउंट को वैल्यू में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो शॉपकीपर आपको सिर्फ 5,000 पे ही जीएसटी चार्ज करेगा, वो डिस्काउंट इंक्लूड करके जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। यही बोला गया है, गिवन बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई डू नॉट इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एनी डिस्काउंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कोई भी बोले, लेकिन अगर वो डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया गया है, मतलब उसको इनवॉइस में रिकॉर्ड कर दिया गया है, तो उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा। उसके बाद बोला है इफ डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर, मतलब अगर ईयर एंड डिस्काउंट दिया जा रहा है या टर्नओवर बेस्ड डिस्काउंट दिया जा रहा है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, बाद में दिया जाता है, ईयर एंड पे दिया जाता है, या सर टर्नओवर अचीव करने पे डिस्काउंट अगर दिया जाता है, उस डिस्काउंट के लिए बोला गया है कि सर अगर आपको उस डिस्काउंट को एक्सक्लूड करना है तो अली कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ALI अली कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करोगे तो ही वो डिस्काउंट एक्सक्लूड किया जाएगा। सर अली कंडीशन क्या है बाबा? अली कंडीशन होता है कि पहले जब आपने सप्लाई किया, सप्लाई के टाइम पे आपके और बायर के बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि बेटा अगर तू टर्नओवर अचीव करेगा तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। पहला बात कि आपका सप्लाई के टाइम पे अग्रीमेंट हुआ है। सेकेंडली, आप जो डिस्काउंट उसको दे रहे हो वो आप हर एक इनवॉइस वाइज लिंक कर पा रहे हो कि इस इनवॉइस रिलेटेड मैं इसको इतना डिस्काउंट दे रहा हूं। डिस्काउंट कैन बी स्पेसिफिकली एल फॉर लिंक टू इनवॉइस, ठीक है सर। उसके बाद बोला गया है आप जो उसे क्रेडिट नोट दोगे उसके बेसिस पे उसने आईटीसी रिवर्स किया है, आई फॉर आईटीसी हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, मतलब आपके और बायर सेलर और बायर के बीच में एक अग्रीमेंट था एट द टाइम ऑफ सप्लाई कि सर आपको हम डिस्काउंट देंगे टर्नओवर अचीव करने पे। सेकेंडली, आपने सप्लायर को जो डिस्काउंट दिया वो आप स्पेसिफिकली लिंक कर पा रहे हो इनवॉइस से। एंड थर्डली, आप जो उसे क्रेडिट नोट दे रहे हो उसके बेसिस पे वो आईटीसी रिवर्स कर रहा है तो ही डिस्काउंट को एक्सक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर अली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो डिस्काउंट को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ओरिजिनल वैल्यू ओनली, डिस्काउंट को कोई एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैंने एक पॉइंट लिखा है, नोट इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी हमेशा एज्यूम कीजिएगा एग्जाम में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, हेंस बैक कैलकुलेशन टू बी डन। जितना भी इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी का अमाउंट होगा डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, इस अमाउंट को इंक्लूड कीजिएगा इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर मैं अदरवाइज अज्यूम करना चाहता हूं, अदरवाइज अगर अज्यूम करना है तो बाबा अपना नोट लिख के आइएगा। डन सर। अब सुनिए, मैंने आपको पढ़ाना चालू किया सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15(1) मैंने आपको पढ़ाया कि सर ट्रांजैक्शन वैल्यू ही वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? प्राइस पेड और पेएबल जब पार्टीज अनरिलेटेड है प्लस प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। सेक्शन नंबर 15(2) बोलता है कि सर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना है TOPIICS, ठीक है सर। सेक्शन नंबर 15(3) बोलता है डिस्काउंट को आपको एक्सक्लूड करना है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन डिस्काउंट के लिए एक पॉइंट बोला गया, अगर डिस्काउंट दिया गया है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई तो उसको एक्सक्लूड कर देना। डिस्काउंट अगर दिया गया है आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई तो सर उसके लिए बोला गया है अगर अली कंडीशन सेटिस्फाइड है तो एक्सक्लूड करेंगे, अगर अली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो एक्सक्लूड नहीं करेंगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा आ जाइए। अब सेक्शन नंबर 15 में हमने पढ़ा 15(1), 15(2), 15(3। अब समझ लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल अगर पार्टीज रिलेटेड हैं तो क्या करोगे? सर पार्टीज अनरिलेटेड है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ले सकते हो, अगर पार्टीज रिलेटेड हो गए तो सर पार्टीज रिलेटेड हो गए तो वैल्यूएशन रूल चले जाओ। सर अगर प्राइस सोल कंसीडरेशन है तो ही ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर समझ लीजिए मैंने आपको सप्लाई किया और आपने बदले में मेरे को पैसे की जगह दे दिया अपना वॉच, या पैसे भी दे दिए और वॉच भी दे दिया, तो सर प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन, तो बेटा याद रखना वैल्यूएशन रूल आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं वैल्यूएशन रूल। ये बोल रहे हैं अगर वैल्यू असर्टेनेबल नहीं है तो सर वहां पे बोला गया है वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सब रूल 1। मतलब अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है तो बेटा लगा दे रूल नंबर 27 to 31। समझ लीजिए सर
वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर मनी इज नॉट द होल कंसिडरेशन, मैंने आपको क्लास दिया, आपने मेरे को रिटर्न में दे दिया, समझ लीजिए अपनी घड़ी, तो सर इस केस में मेरा जो क्लास देना है आपको, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? ये बोल रहे हैं सर अगर आपने किसी को क्लास दिया और मनी इज नॉट द होल कंसीडरेशन, उसने कुछ और दे दिया है या मनी प्लस कुछ और अमाउंट दे दी और कुछ आइटम दे दिया है, तो सर आपकी जो क्लास है उसका ओपन मार्केट वैल्यू ले लीजिएगा। अगर वो अवेलेबल है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। सर समझ लीजिए मैंने आपको क्लास दिया, क्लास का ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो इन दिस सिनारियो जो फ्रंट पार्टी ने आपको पैसे दिए वो प्लस समझ लीजिए उसने आपको घड़ी दी, तो घड़ी का फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिएगा, वो बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर समझ लीजिए पहला बात, मैंने आपको जो क्लास दिया उसका ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है सर, वो अवेलेबल नहीं है, तो आपने जो मेरे को पैसे दिए प्लस जो एडिशनल कंसीडरेशन दिया उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है सर, ये भी नहीं है तो मैंने जो क्लास दिया उसी तरह का क्लास कोई और दे रहा होगा, लाइक काइंड एंड क्वालिटी का वैल्यू ले लीजिएगा, वो वैल्यू बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी कोई नहीं दे रहा है, तो बेटा एक काम करना, सामने वाली पार्टी ने समझ लीजिए आपको 2000 रुपए दिए प्लस उसने कोई एडिशनल कंसीडरेशन वॉच वगैरह या कुछ भी आइटम दिया जिसका फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं था, तो सर एक काम करना, वो जो एडिशनल कंसीडरेशन था उसका वैल्यू डिटरमाइन कर लेना बाय अप्लाइंग रूल नंबर 30। तुम पैसे दिए 2000 प्लस आपने जो एडिशनल कंसीडरेशन दिया उसका मॉनेटरी वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? बाय अप्लाइंग रूल नंबर 30 जो बोलता है 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो, या सर 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस ले लो, वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो पहले जो पैसे दिए प्लस आपने जो मेरे को आइटम दिया उसका वैल्यू मैं डिटरमाइन करूंगा बाय अप्लाइंग रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 नहीं लगा पाया तो बेटा जा रूल नंबर 31 लगा ले। रूल नंबर 31 बोलता है रेसिडुअल मेथड लगा ले, बेस्ट जजमेंट, अपना दिमाग लगा और वैल्यू फाइंड आउट कर ले। ये बोल रहे हैं रीजनेबल मींस अप्लाइंग सेक्शन नंबर 15 एंड अर्लियर रूल्स। रूल नंबर 31 में एक प्रोवाइजो है, वो बोलता है अगर आप ट्राई कर रहे हो फाइंड आउट करने का वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो आप रूल नंबर 31 के बाद भी रूल नंबर 30 लगा सकते हो, सीक्वेंस चेंज किया जा सकता है। अदरवाइज हमेशा आपको सीक्वेंस में ही आना है 30 के बाद 31, लेकिन अगर सप्लाई ऑफ सर्विस का मामला है तो सप्लायर ऑप्ट कर सकता है रूल नंबर 31 बिफोर अप्लाइंग रूल नंबर 30। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको बोला सेक्शन नंबर 15(4) बोलता है कि आप वैल्यूएशन रूल लगाइए, वैल्यूएशन रूल नंबर 27। वैल्यूएशन रूल नंबर 27 बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू। मैंने जो आपको सर्विस दिया उसका ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, तो सर आपने जो मुझे पैसे दिए मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एडिशनल कंसीडरेशन लिया जाएगा। सर आपने जो मुझे मनी दिया प्लस फेयर मार्केट वैल्यू एडिशनल कंसीडरेशन का हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो सर मैंने जो आपको सर्विस दिया उसका लाइक काइंड एंड क्वालिटी का वैल्यू ले लेंगे, वो भी नहीं है। तो आपने जो मुझे मनी दिया, मनी तो ठीक है, प्लस जो एडिशनल कंसीडरेशन था उसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग रूल नंबर 30 एंड देन रूल नंबर 31। ठीक है सर। अब सुनिए 28 बोलता है अगर आपने सप्लाई किया रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को, अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन। सर रिलेटेड पर्सन कौन होता है? सप्लाई चैप्टर में हमने पढ़ा था स्कोप प्लस फैमिली प्लस सोल एजेंट। एंड सर डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है? सेम स्टेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सेपरेट स्टेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन, वन स्टेट रजिस्टर्ड वन स्टेट नॉट रजिस्टर्ड डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। और डिस्टिंक्ट पर्सन एंड रिलेटेड पर्सन को अगर सप्लाई कर रहे हो तो देख बेटा सेम लेना है, ओपन मार्केट वैल्यू ले ले। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो ठीक है, सेकेंड वाला जो है वो इधर नहीं है। ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का वैल्यू ले ले, और अगर वो भी नहीं है तो एक काम कर रूल नंबर 30 और फिर रूल नंबर 31। इतना ही बोला गया है एवरीवन ओवर हियर। ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन में सोल एजेंट आता है, लेकिन एजेंट रिलेटेड इन्होंने सेपरेट वैल्यूएशन रूल दिया है, तो आपको सेपरेट वैल्यूएशन रूल ही हमेशा लगाना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा ओपन मार्केट वैल्यू लीजिएगा। सेकेंड वाला पॉइंट इसमें नहीं आता है, ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है लाइक काइंड एंड क्वालिटी का वैल्यू लीजिएगा। सो फॉर एन एग्जांपल मैंने अपने रिलेटेड पर्सन को कोई सर्विसेज दिया तो सर उसका ओपन मार्केट वैल्यू लेना है। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो मेरी सर्विस का सेम टू सेम कोई और सर्विस दे रहा होगा लाइक काइंड एंड क्वालिटी, तो सर उसका वैल्यू ले लेना। वो भी नहीं है तो मेरा जो सर्विस दिया है उसका 110% ले लीजिएगा। तो ये बोल रहे हैं रूल नंबर 30 110%। अगर वो भी नहीं है तो रेसिडुअल मेथड लगा दीजिएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए उसके बाद आता है वैल्यूएशन रूल नंबर 29। वैल्यूएशन रूल नंबर 29 बोलता है अगर प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल अगर सप्लाई है तो उसका वैल्यू क्या होगा। उसके लिए ये बोले हैं
कि सर या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू लीजिए, और देखिए बाबा यहां जब हम पढ़ रहे थे तो ये हमेशा सीक्वेंस में जा रहा था, ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, ऐसे जा रहे थे हम, ठीक है, यहां पे भी ऐसे जा रहे थे। लेकिन यहां रूल नंबर 29 में ओपन मार्केट वैल्यू आपने अगर अपने एजेंट को सप्लाई किया है, एवरीवन ओवर हियर ये बोल रहे हैं सर समझ लीजिए आपका एजेंट है, एजेंट को आपने सप्लाई किया है, तो सर जो सप्लाई किया है उसका ओपन मार्केट वैल्यू समझ लीजिए 4500 है, ठीक है। ये या फिर समझ लीजिए कोई और प्रिंसिपल है, वो भी आपके एजेंट को गुड्स दे रहा है, उसने आपके एजेंट को गुड्स दिए और आपके एजेंट ने फर्दर सप्लाई किया टू द कस्टमर हु इज नॉट ए रिलेटेड पर्सन, और जब कस्टमर को सप्लाई किया तो कस्टमर को सप्लाई किया एट 5000 रुपीज, तो 5000 का 90% क्या होता है सर, 5000 का 90% होता है 5000 इंटू 90%, 4500, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, ओपन मार्केट वैल्यू ले लेता हूं 4800, तो ये बोल रहे हैं कि सर आपको लेना पड़ेगा 5000 का 90% या ओपन मार्केट वैल्यू, जो मर्जी आपकी, तो ओपन मार्केट वैल्यू और आपको ऑप्शन दिया जाएगा 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रेसिपिएंट टू हिज कस्टमर्स हु आर नॉट रिलेटेड पर्सन। तो आपके एजेंट ने जब फर्दर सप्लाई किया टू नॉन रिलेटेड पर्सन, तो जो चार्ज किया उसका 90% आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आप ले सकते हो, जो मर्जी है लो, मेरे हिसाब से तो आप लोगे विच एवर इज लोअर, ठीक है सर। नेक्स्ट, अगर ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है तो बेटा आजा, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 110%, उसके बाद आ जाएगा रेसिडुअल मेथड, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब यहां पे जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन देखते हैं, इधर दो प्रोवाइजो दिए गए हैं, सुनिए। प्रोवाइजो बोलता है इफ गुड्स आर फर्दर सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोवाइजो, इफ गुड्स आर फर्दर सप्लाइड बाय द रिसिपिएंट एज सच, मैंने अपने रिसिपिएंट को सप्लाई किया जो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है, और वो फर्दर सप्लाई कर रहा है ऐसे का वैसा ही, जैसा था वैसा ही, कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है, तो सर इफ गुड्स आर फर्दर सप्लाइड टू द बाय द रिसिपिएंट एज सच, वैल्यू एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर can be 90% of the price charge for like kind and quality by the recipient to his customer। मैंने एक समझ लीजिए अपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया और ये कस्टमर को फर्दर सप्लाई कर रहा है जो रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो इसने जितना चार्ज किया उसका 90% ले लिया जाएगा माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। यही बोला है, इफ गुड्स आर फर्दर सप्लाइड बाय द रिसिपिएंट एज सच, वैल्यू एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर कैन बी टेकन एज 90% of the price charge for the like kind and quality to his customers who are not related person। ये value of supply लिया जा सकता है अगर आपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया और उसने फर्दर सप्लाई कर दिया विदाउट प्रोसेसिंग एज सच। और एक प्रोवाइजो है, इफ रिसिपिएंट is eligible for full ITC, then the value declared in the invoice shall be deemed as the open market value। मैंने अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ये रिलेटेड पर्सन है, तो गवर्नमेंट ने बोला है रमेश जो भी आप इनवॉइस वैल्यू दिखाओगे वही ओपन मार्केट वैल्यू ले लिया जाएगा। ओपन मार्केट वैल्यू मतलब वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये प्रोवाइजो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको इस प्रोवाइजो में टेस्ट किया जाता है कि सर अगर आपने सप्लाई किया अपने रिलेटेड पर्सन को, ध्यान रखिएगा वो जो रिलेटेड पर्सन है वो अगर एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है, तो आपने जब अपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया उसका सर इफ रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, अगर आपने सप्लाई किया अपने रिसिपिएंट को और वो एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए, तो ध्यान रखिएगा आपने जो इनवॉइस वैल्यू दिखाया है वो इनवॉइस वैल्यू को ही ओपन मार्केट वैल्यू मानते हुए उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सुनिए बाबा, मैंने आपको क्या पढ़ाया, सेक्शन नंबर 15 पढ़ाया। सेक्शन नंबर 15(1) बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। 15(2) बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या इंक्लूड किया जाएगा, TOPIICS। सेक्शन नंबर 15(3) बोलता है डिस्काउंट को क्या सर, डिस्काउंट अगर गिवन बिफोर और एट द टाइम है तो सर इट इज टू बी एक्सक्लूडेड, डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर, तो आपको ध्यान रखना है अली कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो एक्सक्लूड कर देना, अगर अली कंडीशन का एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो एक्सक्लूड मत कीजिएगा। सेक्शन नंबर 15(4) यहां क्या बोल रहा है, सेक्शन नंबर 15(4) में बोल रहा है वैल्यूएशन रूल 27, 28, 29, 30 एंड 31। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ वैल्यूएशन रूल्स है, चलिए पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 31
ए बोलता है अगर आप सप्लाई कर रहे हो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस वगैरह की सर्विसेज, तो ये क्या बोल रहे हैं यहां पे, लाइक काइंड एंड क्वालिटी का लेना है रिंकी, लाइक काइंड एंड क्वालिटी का लेना है। वो जो आपका रिसिपिएंट है, जो रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन है, वो जब फर्दर सप्लाई कर रहा है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी सप्लाई कर रहा है, उसका 90% लेना है। यहां लिखा हुआ है लाइक काइंड एंड क्वालिटी। चले आगे, यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद बोला गया है लॉटरी। लॉटरी के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा 28% हमेशा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा। सर 10 100 डिवाइडेड बाय 128, सो फॉर एन एग्जांपल लॉटरी का जो फेस वैल्यू है, लॉटरी का केस में हमेशा ध्यान रखिएगा अगर फेस वैल्यू समझ लीजिए 100 है, ठीक है सर, ऑफिशियल गैजेट में जो प्राइस नोटिफाइड है वो 110 है, तो आपको हमेशा करना है कि सर 100 और 110 विच एवर इज हायर, तो 110 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 128 अगर करोगे तो सर उसको बोला जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी। देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू और प्राइस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, फेस वैल्यू और प्राइस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट विच एवर इज हायर मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 128, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी मिल जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोलता है बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस। बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस में इंक्लूसिव मत मानिएगा, जो भी अमाउंट ऑफ बेट है उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाता है। बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस में 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट, या जो आप टोटलिजेटर मशीन में बेटिंग के लिए डालते हो उसी को माना जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ दैट बेटिंग सर्विसेज। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद यस यहां पे क्लियर हो गया है। आ जाइए नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 32। रूल नंबर 32 सब रूल 1 ये बोलता है कि सर रूल नंबर 32 सब रूल 1 ये बोलता है कि जो ये वैल्यूएशन रूल्स दिए गए हैं ये ऑप्शनल वैल्यूएशन रूल है, ये ऑप्शनल वैल्यूएशन मेथड है विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन सप्लाईज। नंबर 1 रूल नंबर 32 सब रूल 2 बोलता है इन केस ऑफ मनी चेंजर, जो पैसे बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं, डॉलर्स देंगे, आईएनआर ले लेंगे, डॉलर्स देके पाउंड ले लेंगे, जो मनी चेंजर्स होते हैं, मनी चेंजर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शनल वैल्यूएशन मेथड नोटिफाई किया है। चलिए, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी अगर कोई कर रहा है उसके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 बोलता है अगर करेंसी इन्वॉल्व आईएनआर है या नहीं। फॉर एन एग्जांपल आप गए एक मनी चेंजर के पास, आपने उसे दिया डॉलर, उसने दे दिया आपको आईएनआर, तो यहां पे मनी इन्वॉल्व आईएनआर हो गया। तो इस केस में क्या बोल रहा है सर, मतलब फॉरेन करेंसी टू आईएनआर कन्वर्ट कर रहा है या आईएनआर टू फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कर रहा है? आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है क्या? अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है, यस सर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है, तो फॉर एन एग्जांपल आपने इसको डॉलर दिए, इसने आपको आईएनआर दिया, मतलब ये आपसे डॉलर खरीद रहा है। अगर आज $1 आरबीआई बोल रहा है 71 रुपीज है, तो ये आपसे कम में खरीदेगा, तो बाइंग रेट समझ लीजिए 70 है, आरबीआई रेफरेंस रेट 71 है, ये आपसे 70 रुपीज में डॉलर खरीद रहा है। आपने इसको $1000 दिए हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1000, इसलिए मतलब ₹1 पर डॉलर इंटू 1000 रुपीज कमा लिया यहां पे। इसको बोला जाएगा इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई। मनी चेंजर का वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाला? आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस द बाइंग रेट मल्टीप्लाइड बाय जो $1000 आप इसको दे रहे हो वो देगा, जो मार्जिन है बेसिकली उसको बोला जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर समझ लीजिए ये एक मनी चेंजर है, इसने क्या किया, आपको $1000 दिए और सर आपने क्या किया, आपने इसको आईएनआर दिया। अब इस सिनारियो में क्या होगा, ये जब आपको $1000 बेच रहा है, समझ लीजिए आज का आरबीआई रेफरेंस रेट 72 रुपीज है, तो सर आपको ये डेफिनेटली ज्यादा में बेचेगा। सर सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट मल्टीप्लाइड बाय द करेंसी एक्सचेंज, सेलिंग रेट है 74 रुपीज, समझ लीजिए इसने आपको बेचा, आरबीआई रेफरेंस रेट 72 है, इसने आपको $1000 दिए, ₹2 इंटू $1000 कमा लिए, इसका कमाई हो गया ₹2000, उसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखिए बाइंग रेट और सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट मल्टीप्लाइड बाय द करेंसी एक्सचेंज। ठीक है सर, अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो एक ध्यान रखिएगा, जो भी आपसे आईएनआर लिया या जो भी आपको आईएनआर इसने दिया उसका 1% बन जाएगा इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। नो आरबीआई रेफरेंस रेट इज अवेलेबल ऑन दैट डे, तो आप एक काम करो, 1% ऑफ द आईएनआर विच वाज रिसीव्ड बाय द मनी चेंजर और 1% ऑफ द आईएनआर विच वाज पेड
उसका 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद बोला गया है, समझ लीजिए आपने एक मनी चेंजर को दिए डॉलर और मनी चेंजर ने आपको दे दिए पाउंड्स। ठीक है सर, आप एक काम कीजिए, डॉलर और पाउंड्स को दोनों को आईएनआर में कन्वर्ट कीजिए। आईएनआर में कन्वर्ट करने के बाद सो फॉर एन एग्जांपल इसने दिया आपको 1000, आपने दिए इसको 1000 डॉलर, इसने दिया आपको 700 पाउंड। सो सर आपने दिए इसको डॉलर, इसने दिया आपको पाउंड, मल्टीप्लाइड बाय आज डॉलर का रेट समझ लीजिए है 75 रुपीज, तो ये हो गया 75,000 रुपीज। और पाउंड का आज समझ लीजिए रेट चल रहा है 102 रुपीज, तो 700 इंटू 102 71,400 हो गया। अब कौन सा इसमें आईएनआर कम है, विच एवर इज लोअर, 71,400 है, उसका 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा इंटू 1%, 714 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। यही बोला गया है, जो करेंसी नंबर 1 एंड करेंसी नंबर 2 है उसको आरबीआई रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो लोअर अमाउंट होगा उसका 1% बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, उसके बाद आता है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड अगर मैं चाहूं तो मैं फॉलो कर सकता हूं इफ आई एम ए मनी चेंजर। तो अगर मैं चाहूं तो सर मैंने अगर समझ लीजिए आपका मनी चेंज किया है, आपने मुझे दिया 1 लाख रुपए, अगर अप टू 1 लाख रुपए दिए हैं, आईएनआर 1 लाख रुपीस तक आपने मेरे को दिए हैं, तो सर मैं आपसे चार्ज करूंगा 250 रुपीज और 1% विच एवर इज हायर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अगर आपने मुझे दिया है समझ लीजिए 10 लाख रुपए, तो अप टू 1 लाख तो हो गया, अप टू 1 लाख तो हो गया 1%, और जो रिमेनिंग 9 लाख रुपीस है उस पे मैं आपसे चार्ज करूंगा 0.5%। सर समझ लीजिए मैंने आपका मनी चेंज किया मोर देन 10 लाख रुपीस, आपने मुझे दिया 15 लाख रुपीस और मैंने आपको दिए डॉलर्स, तो 15 लाख रुपीस के लिए फर्स्ट 1 लाख के लिए मैं चार्ज करूंगा 1%, रिमेनिंग 9 लाख के लिए 0.5%, और 5 लाख रुपए के लिए मैं चार्ज करूंगा आपसे 0.1%। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा मनी चेंजर जब चार्जेस करेगा तो चार्जेस मैक्सिमम ये चार्ज कर सकता है आपसे 60,000 रुपीस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 32 सब रूल 2 बोलता है, अगर आप हो एक एयर ट्रैवल एजेंट, ध्यान रखिएगा रूल नंबर 32 का बहुत बार हिस्ट्री है कि 2 से 3 मार्क का छोटा सा पॉइंट एक बड़े क्वेश्चन में डाल देते हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अगर आप हो एक एयर ट्रैवल एजेंट और आप बुकिंग करते हो डोमेस्टिक बुकिंग भी, इंटरनेशनल बुकिंग भी, तो अगर आप चाहो तो आप अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई जो बेसिकली कमीशन होता है उसको आप डिक्लेयर कर सकते हो एज 5% इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग, 10% इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग। तो ये बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई डोमेस्टिक बुकिंग का 5% ऑफ द बेसिक फेयर, इंटरनेशनल बुकिंग का 10% ऑफ द बेसिक फेयर। सर ये बेसिक फेयर होता क्या है? बेसिक फेयर वो फेयर होता है जिसपे एयरलाइन आपको कमीशन देती है, अमाउंट ऑन विच द एयरलाइन पेज कमीशन, दैट इज इट इज एक्सक्लूडिंग ऑल द अदर चार्जेस, टैक्सेस एक्सेट्रा। ठीक है सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एयर ट्रैवल एजेंट 5% in case of domestic booking and 10% in case of international booking। उसके बाद अगर मैं हूं एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में है, मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस दिया, आपने मुझे 10,000 रुपए प्रीमियम दिया, मैंने आपको सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस दी, मैंने आपका रिस्क ऑफ लाइफ कवर किया है और आपसे 10,000 रुपए लिया है। इट इज ए कंप्लीट रिस्क पॉलिसी और उसका एंटायर प्रीमियम मैं जो लूंगा वो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सर्विस बन जाएगा। ठीक है सर, अगर समझ लीजिए मैंने आपकी लाइफ का रिस्क भी कवर किया और मैंने बोला 10,000 रुपए में से मैं 4,000 रुपए इन्वेस्ट भी करूंगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए, 4,000 रुपए आपके लिए मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूं, तो मेरा सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का वैल्यू क्या होगा? जल्दी बताइए। सर 10,000 रुपीज माइनस जो 4,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये देखिए, अगर इसको बोलते हैं सेविंग्स पॉलिसी, जहां समझ लीजिए मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए और 4,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा 6,000 रुपए ऑफ माई लाइफ इंश्योरेंस सर्विस। उसके बाद समझ लीजिए सिंगल एन्युटी पॉलिसी है, आपको मैंने सेल किया है सिंगल एन्युटी पॉलिसी, आपने मुझे दिया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का डायरेक्ट 10% of the premium will become the value of supply। सर समझ लीजिए एनी अदर केस है, एनी अदर केस मतलब आपको मैंने सर्विस दिया और मैंने बोला आपके बिहाफ में मैं कुछ इन्वेस्ट करूंगा, बट मैंने आपको बताया नहीं है, इट्स ए पॉलिसी वेयर आई एम गोइंग टू सेव ऑन योर बिहाफ, लेकिन मैंने आपको कुछ भी अमाउंट बताया नहीं है,
उसको बोलते हैं एनी अदर केस में 25% ऑफ द प्रीमियम में जो आपसे चार्ज कर रहा हूं वो बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर से जो भी मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं उसका 12.5% फ्रॉम द सब्सिक्वेंट ईयर विल बिकम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है सर। उसके बाद आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स मतलब अगर मैं एक पर्सन हूं जो सेकेंड हैंड गुड्स खरीदता है, माइनर रिपेयर वगैरह करता है, उसके बाद उसे बेच देता है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है आप दो टाइप के मेथड फॉलो कर सकते हो। या तो आप फॉलो कर सकते हो जहां पे अगर आपने आईटीसी लिया है, फॉर एन एग्जांपल मैंने परचेज किया, सामने वाले बंदे ने जीएसटी चार्ज किया था, मैं हूं सेकेंड हैंड गुड्स का डीलर, तो जो भी आईटीसी मैंने लिया है तो सर जो भी मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा, उसी पे मेरे को जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। तो मेरे को अगर आईटीसी मैंने लिया है तो सर आउट जो भी मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा, उस पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ करके रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को दूंगा। वो तो नॉर्मल मेथड हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूं तो सर मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई बन सकता है सेलिंग प्राइस। समझ लीजिए एक रेफ्रिजरेटर मैंने खरीदा 10,000 में, बेचा 12,000 में, तो 12,000 माइनस 10,000 जो 2,000 रुपए होंगे वो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सेकेंड हैंड गुड्स डीलर को बोला गया है आप चाहो तो मार्जिनल मेथड भी फॉलो कर सकते हो। समझ लीजिए मैंने 12,000 में सेलिंग प्राइस मेरा 12,000 रुपए है, लेकिन मैंने उसको परचेज किया था सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर को 13,000 में, तो इन दिस सिनारियो तो लॉस हो गया। इन दिस सिनारियो वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर नेगेटिव है तो सर वैल्यू ऑफ सप्लाई जीरो अगर है, मतलब नेगेटिव अगर है, तो उस केस में आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट समझ रीपोजेस्ड गुड्स क्या हो रहा है यहाँ पे। फॉर एन एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया, आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपीस का। किसने लिया? समझ लीजिए बैंक से लोन लिया पार्व ने। पार्व बोल रहा है सर मैंने बैंक से लोन लिया। आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपीस का 1 जनवरी को, और सर आपने क्या किया, एक बाइक खरीद ली। ठीक है सर। बैंक ने बोला हर महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आपको देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट, लेकिन आप बन गए नालायक, आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। 1 महीना नहीं दिया, 2 महीने नहीं दिया, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए, और बैंक ने क्या किया, अपना बाइक वापस ले लिया, रीपोजेस कर लिया, अपना बाइक वापस लेके चले गए। बाइक को कब लेके चले गए? 30 जून को देखा कि आपने कोई पेमेंट नहीं किया, 6 महीने हो गए मांगते हुए, पेमेंट नहीं कर रहे हो, वो वापस लेके चले गए। अब बैंक ने क्या किया, 30 सितंबर को आपकी बाइक को सेल कर दिया। सेल कर दिया समझ लीजिए 85,000 रुपीज में। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि सर बैंक का परचेज प्राइस क्या माना जाएगा, क्योंकि बैंक सेल कर रहा है सेकेंड हैंड गुड्स। इन दिस सिनारियो बोला गया रमेश आपको बाइक कितने में दी थी बैंक ने, मतलब आपने बाइक कितने में ली थी? मैंने 1 लाख रुपए में ली थी, उससे 5% माइनस कर देना पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। जीएसटी में हमेशा क्वार्टर फिक्स होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो यहां अगर बोला जाए तो सर आपका क्वार्टर क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 क्वार्टर चले गए, तो सर इंटू 3 मतलब 5% इंटू 3 1 लाख रुपीज माइनस 15%। सर परचेज ओके, मैं काम करता हूं, बैंक का सेलिंग प्राइस इधर कर देता हूं 90,000 रुपीज का, तो ये हो गया 85,000 रुपीज आपका परचेज प्राइस। अब बैंक के लिए परचेज प्राइस हो गया 85,000। अरे नालायक कौन बोला 76,000? ओके रिंकी मैडम बोली। तो यहां बोल रहे हैं 1 लाख माइनस 5% इंटू 3, तो 1 लाख माइनस 15% 85,000 हो गया। आपने 90,000 में बेचा, सर बैंक का परचेज प्राइस है 85,000, इट मींस 5,000 रुपीज जो बैंक ने मार्जिन कमाया वही बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द बैंक। यस सर, पॉइंट क्लियर है, ध्यान रखिएगा। परचेज प्राइस ऑफ द डिफॉल्टिंग बोरोवर माइनस 5% और पार्ट पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। उसके बाद 32(6) है, वो बोल रहा है कि अगर आपने सप्लाई किया है कोई टोकन, कूपन, वाउचर वगैरह, तो सर वो जो टोकन, वाउचर, कूपन आप दे रहे हो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिसको आपने दिया वो उस टोकन को यूज करके या वाउचर को यूज करके क्या क्या गुड्स रिडीम कर सकता है, उस गुड्स का वैल्यू माना जाएगा वैल्यू ऑफ दैट टोकन, कूपन एक्सेट्रा। वैल्यू ऑफ टोकन, वाउचर, कूपन और स्टैम्प इज वैल्यू ऑफ द voucher is equal to money value of goods services redeemable against such token और voucher। उसके बाद 32(7) है। 32(7) बोलता है अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा,
अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा तो बैंक, समझ लीजिए बैंक का एग्जांपल लेता हूं, एक बैंक अपने दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर सर्विसेज दे रहा है, उस सर्विस का वैल्यू नील हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो 32(7) टोटल बकवास है। चलिए आ जाइए 33 में। 33 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विक ग्लांस दे देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने स्टार्ट किया वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर, सेक्शन नंबर 15(1). सेक्शन नंबर 15(1) बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेक्शन नंबर 15(2) बोला टॉप एक्स TOPIIC को इंक्लूड कर देना, सेक्शन नंबर 15(3) बोला डिस्काउंट के बारे में। यस सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 15(4). सेक्शन नंबर 15(4) में हमने पढ़ा 27, 28, 29, 30 एंड 31 रूल नंबर। उसके बाद रूल नंबर 31A मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं रूल नंबर 32। रूल नंबर 32(2) आया मनी चेंजर, रूल नंबर 32(3) आया एयर ट्रैवल एजेंट के बारे में, 4 आया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है उसका। उसके बाद आया 5th वन मार्जिनल स्कीम के बारे में सर, 6 आया टोकन वाउचर एक्सेट्रा के बारे में बताते हुए, एंड 7 आया नील ले सकते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर कोई नोटिफाइड सर्विस है जो डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया जा रहा है। उसके बाद आता है रूल नंबर 33। रूल नंबर 33 बोलता है प्योर एजेंट। सर ये प्योर एजेंट क्या होता है? समझ लीजिए आपने मेरे से क्लास लिया, आपको मैंने बोला 10,000 रुपीज, आपने बोला ठीक है सर मैं 10,000 रुपीज दे दूंगा। अब आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे थे, आपने बोला सर आप जा रहे हो आईसीआई, ठीक है सर वहां आईसीआई के बाहर एक दुकान है, आप उस दुकान से एक काम कीजिएगा, मेरे लिए ये बुक खरीद के ला दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूं। मैं वहां गया आईसीआई, मैंने एक बुक खरीदी 500 रुपए की, आपके नाम पे इनवॉइस लिया, आप ही को वो बुक दे दी क्लास में आके। अब मेरे को एक बात बताइए, मैंने क्या वो बुक अपने लिए खरीदी थी या आपके लिए खरीदी थी? सर मैंने वो बुक आपके लिए खरीदी थी, थर्ड पार्टी से खरीदी थी, मैंने इनवॉइस भी आपके नाम पे लिया, मैंने वो बुक को अपने लिए कभी यूज नहीं किया। तो सर जो ये 500 रुपए की बुक मैं आपको खरीद के दे रहा हूं, ये मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूडेड नहीं होगी, क्योंकि मेरा हार्ट था प्योर, मैं एक्टिंग कर रहा था एज ए प्योर एजेंट, मेरा प्रॉफिट कमाने का उस बुक पे कोई मोटो नहीं था, मेरा उस बुक को अपने यूज के लिए यूज करने का भी कोई मोटो नहीं था, तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो 500 रुपीज इंक्लूडेड नहीं होगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 33 डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय प्योर एजेंट। अगर आपका हार्ट प्योर है, आप एक्ट कर रहे हो एज ए प्योर एजेंट, तो सर उसके लिए जो भी प्योर एजेंट की तरह आपने अमाउंट कलेक्ट किया है उसको अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड मत कीजिएगा। ये बोला है एक्सपेंडिचर और कॉस्ट incurred by a supplier as a pure agent shall always be excluded from the value condition। supplier acts as a pure agent, मैं एक्ट कर रहा हूं एज ए प्योर एजेंट। नंबर 2 पेमेंट सेपरेटली इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। मैंने आपको 10,000 रुपए का क्लास का सर्विसेज का इनवॉइस दिया और अलग से लिख दिया कि एज ए प्योर एजेंट 500 रुपए और ले रहा हूं, तो वो 500 रुपए के लिए मेरे को कोई जीएसटी आपसे लेने की जरूरत नहीं है। सर supplies procured from a third party are in addition to the services supplied on own account। own account में मैं आपको पढ़ा रहा था, और जो आपके लिए बुक खरीदा वो मेरा सप्लाई नहीं है, मैंने थर्ड पार्टी से बुक लिया और सिर्फ आपको दे दिया, उसमें मेरा कोई फायदा वाला बात नहीं था और मैं था प्योर एजेंट। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां एक सर्कुलर है पीएसएफ एंड यूडीएफ के बारे में। एक होता है एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। सर ये एयरपोर्ट ऑपरेटर्स कौन होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटीज जो होते हैं, DIAL, KIAL, जो बेसिकली एयरपोर्ट को चलाते हैं। तो सर अगर एयरपोर्ट पे आप देखोगे तो एयरपोर्ट को चलाने वाले को बोलते हैं एयरपोर्ट ऑपरेटर। और सर वहां होता है एयरलाइन कंपनीज। फॉर एन एग्जांपल आप देखोगे एयरलाइन कंपनी लाइक इंडिगो, ठीक है सर। अब क्या होता है, इंडिगो एयरलाइन को यहां एयरपोर्ट ऑपरेटर्स जो पैसेंजर्स होते हैं ना उनको सर्विसेज देती है। सर पैसेंजर्स को क्या सर्विसेज देती है? बेटा आप जब एयरपोर्ट जाओगे तो एयरपोर्ट में वॉशरूम यूज करोगे, एयरपोर्ट में चार्जिंग वगैरह करोगे, एयरपोर्ट में पानी वगैरह यूज करोगे। तो ये बोल रहा है एवरीवन ओवर हियर, अगर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स इनको सर्विसेज दे रहा है तो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, इनसे ये जो पैसेंजर्स है पैसेंजर से कलेक्ट करते हैं पैसेंजर सर्विस फीस एंड यूजर डेवलपमेंट फीस। लेकिन अब सुनिए मेरा बात, एयरपोर्ट ऑपरेटर सर्विसेज दे रहा है, यस सर, और सर्विसेज के लिए कलेक्ट करेगा पैसेंजर सर्विस फीस एंड यूजर डेवलपमेंट फीस। लेकिन ये जो पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस है ये एयरपोर्ट ऑपरेटर डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करते हैं, ये एयरलाइंस के थ्रू कलेक्ट करते हैं। मतलब ये बोलते हैं आप एयरलाइन आप जब इनको टिकट बेच रहे हो, समझ लीजिए आपने 10,000 रुपए का टिकट बेचा प्लस जो जीएसटी है वो चार्ज कर लीजिएगा, और
आप एक काम कीजिएगा, जो हमारा पैसेंजर सर्विस फीस है, समझ लीजिए 500 रुपए का पैसेंजर सर्विस फीस है, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट को यूज कर रहे हैं उसके लिए हम एयरपोर्ट ऑपरेटर्स इनसे पैसेंजर सर्विस फीस लेंगे, तो आप 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये कस्टमर क्या करेगा, एयरलाइन को ये जो टिकट का पैसा है ये तो देगा ही, प्लस 500 रुपए ये दे देगा, प्लस जीएसटी दे देगा। यस सर, ये क्या करेंगे, 500 रुपए प्लस जीएसटी इनको पास ऑन कर देंगे, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स क्या करेंगे, जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को दे देंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन क्या होता है ना, जनरली 500 रुपए पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है, पैसेंजर सर्विस फीस डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है एज 500 और 250 रुपीज। ये क्या करते हैं, ये एयरलाइन ऑपरेटर क्या करेंगे, 500 रुपए इनको पास ऑन कर देंगे। याद रखिएगा, इनको एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को 500 रुपए को अज्यूमिंग इट टू बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। पहला क्लैरिफिकेशन, यहां पे जो पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस एयरपोर्ट ऑपरेटर लाइक KIAL DIAL जो एयरपोर्ट ऑपरेट करते हैं, जो कलेक्ट करते हैं, वो जीएसटी गवर्नमेंट को देंगे। डन सर। सेकेंडली, इंडिगो एयरलाइन जो है, जो ये पैसेंजर सर्विस फीस कलेक्ट कर रही है, वो प्योर एजेंट की तरह एक्ट कर रही है। अब वो प्योर एजेंट की तरह एक्ट जब करेगी तो वो फ्री में तो सर्विस देगी नहीं, तो सर उसके लिए ये क्या करेंगे, ये एक इनवॉइस देंगे इनको कि सर हमने जो आपके लिए 500 रुपए कलेक्ट करके आपको दे रहे हैं, उसके लिए समझ लीजिए 5 रुपए हम आपसे पर पैसेंजर चार्ज करेंगे, तो उसका एक इनवॉइस भी देंगे। तो ये जब इनवॉइस देंगे तो ये इनवॉइस में जीएसटी चार्ज करेंगे फॉर द कमीशन विच दे आर चार्जिंग, और ये जब इनको पे कर देंगे, अब सुनिए, क्या इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ये जो इनवॉइस में आपने आपका कमीशन चार्ज किया कि सर हम जो आपको लेके दे रहे हैं, हम क्या ऐसे ही बैठे हुए हैं, हम भी एजेंट हैं, हमें भी पैसे चाहिए, तो जब एजेंट इनको सर्विस दे रहा है उसका इनवॉइस में जीएसटी चार्ज करके देगा और इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। डन सर। पहला बात, पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस पे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को जीएसटी देना पड़ेगा। सेकेंडली, एयरलाइन जो है वो प्योर एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, उनकी जो सर्विसेज है उस पे वो एयरलाइन ऑपरेटर्स जीएसटी चार्ज करेंगे और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को आईटीसी भी मिल जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। और एक बात, अब ये जो कस्टमर को इनवॉइस दे रहे हैं उसमें टिकट का चार्जेस प्लस जीएसटी ले रहे हैं, पैसेंजर सर्विस फीस प्लस जीएसटी अगर लेंगे, अलग से अगर मेंशन किया हुआ है, तो ये पैसेंजर को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी जो इंडिगो एयरलाइन जब इनवॉइस देगा उसमें टिकट का चार्ज प्लस पैसेंजर सर्विस फीस प्लस जीएसटी अगर दोनों अलग से दिखा रहा है तो कस्टमर को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। सर अगर जीएसटी अलग से नहीं दिखाया है तो याद रखिएगा इस जीएसटी का क्रेडिट भी कस्टमर को नहीं मिलेगा। हाउएवर, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को तो हमेशा जीएसटी देना है। अगर जीएसटी अलग से कलेक्ट किया है तो अलग से दे दे, अगर अलग से कलेक्ट नहीं किया, जो अमाउंट कलेक्ट किया दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। यस सर, पॉइंट क्लियर है। यही सर्कुलर यहां बोला गया है, पढ़ लीजिएगा। ये क्या बोल रहे हैं यहां पे, पैसेंजर सर्विस फीस एंड यूजर डेवलपमेंट फीस आर लेविड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटीज थ्रू एयरलाइंस। एयरलाइंस क्या एक्ट कर रहे हैं, एज ए प्योर एजेंट। पीएसएफ एंड यूडीएफ आर कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड by the airport authority and leviable to GST। पैसेंजर सर्विस फीस जो कलेक्ट किया जा रहा है उस पे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को जीएसटी देना है। उसके बाद बोला है एयरलाइन एक्टिंग एज प्योर एजेंट शुड सेपरेटली इंडिकेट पीएसएफ एंड यूडीएफ एंड एप्लीकेबल जीएसटी इन द इनवॉइस। एयरलाइंस क्या करेंगे, जब इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो उसमें पीएसएफ यूडीएफ प्लस जीएसटी अलग से दिखाएंगे, बट प्रैक्टिकली नहीं दिखाते हैं। उसके बाद बोला है बेस्ड ऑन द इनवॉइस द पैसेंजर में अवेल द आईटीसी ऑफ द जीएसटी चार्ज। अगर अलग से जीएसटी दिखाया तो पैसेंजर को ये जो टिकट का जीएसटी है तो ले लेगा, बट पैसेंजर सर्विस फीस पे जो जीएसटी चार्ज किया गया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कस्टमर को मिल जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन रूल नंबर 34 आता है। रूल नंबर 34 रेट ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करता है। समझ लीजिए आपने इंपोर्ट किया सर्विसेज, तो उस केस में, या इंपोर्ट किया गुड्स, उस केस में रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लगेगा, क्योंकि वो आएगा इनवॉइस डॉलर्स में या पाउंड्स में। जो फॉरेन करेंसी का डॉलर इनवॉइसेस है उसको कन्वर्ट करने के लिए रेट ऑफ एक्सचेंज, कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज लोगे सर? रेट ऑफ एक्सचेंज गुड्स का केस में सीबीआईसी का लोगे, और रेट ऑफ एक्सचेंज अगर सर्विसेज इंपोर्ट किया है तो उसके केस में लोगे गैप का रेट। सर किस दिन का लेंगे? ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स। सर्विस का केस में किस दिन का लेंगे? ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई
ऑफ सच सर्विस। टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे? एज पर सेक्शन नंबर 12-13। यस सर, पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद आता है रूल नंबर 35। रूल नंबर 35 बोलता है रमेश, आपने कोई अमाउंट कलेक्ट किया है जो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, कैसे करोगे? एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव अमाउंट को डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। सर, जो अमाउंट कलेक्ट किया है डिवाइडेड बाय 100 प्लस एप्लीकेबल रेट इनटू जीएसटी अगर करोगे तो टैक्स अमाउंट आ जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है स्टैगर्ड डिस्काउंट। सर, ये स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या होता है? समझ लीजिए, आप गए बिग बाजार। बिग बाजार क्या करता है? सर, बिग बाजार जब सेल करता है तो बोलता है 10,000 का लीजिए 10,000 पे 10% डिस्काउंट, 20,000 का परचेज कीजिए 20% डिस्काउंट, 30,000 का परचेज कीजिए 30% डिस्काउंट। क्वेश्चन पूछा गया, जो एक बिग बाजार 10%, 20%, 30% डिस्काउंट देती है, क्या इसको एक्सक्लूड किया जाएगा वैल्यू से? यस बाबा, ये नॉर्मल डिस्काउंट है जो इनवॉइस में दिखाया जाता है और इसको एक्सक्लूड किया जाएगा वैल्यू से। सेकेंडली बोला है पीरियोडिक और ईयर एंड डिस्काउंट। याद रखिएगा, पीरियोडिक और ईयर एंड डिस्काउंट एक्सक्लूड किया जाएगा वैल्यू से अगर अली कंडीशन सेटिस्फाइड है, ALI कंडीशन सेटिस्फाइड है, अग्रीमेंट लिंक टू इनवॉइस एंड ITC इज रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट, तो सर आपका जो डिस्काउंट है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज डिस्काउंट को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकेंडरी डिस्काउंट, फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको 10,000 बिस्किट के पैकेट बेचे। समझ लीजिए, मैंने आपको 10,000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट बेचे 10 रुपीज ईच। ठीक है, मैंने आपको 10,000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट 10 रुपीज ईच में बेच दिया। एक दिन मैं जा रहा था आपके शॉप के बाहर से, आपने बोला सर ये बिस्किट तो कुत्ते भी नहीं खा रहे। तो मैंने बोला ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, मैं आपको 2 रुपए का फर्दर डिस्काउंट देता हूं। मैंने आपको क्या किया? फर्दर 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया चलते फिरते। मतलब उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं था। अगर एग्रीमेंट नहीं था तो जो 2 रुपए का डिस्काउंट मैंने आपको बाद में दिया है, उसके लिए एग्रीमेंट नहीं था, तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट। उसके बाद आता है बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल। सुन लीजिए, एक बैंक अगर क्या करता है, बैंक अगर चाहे तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को अपॉइंट करेगी या बिजनेस फैसिलिटेटर को अपॉइंट करेगी और कस्टमर्स को सर्विस देगी। तो कस्टमर्स क्या करेंगे? एवरीवन, कस्टमर्स क्या करेंगे? कस्टमर्स बैंक को पे करते हैं, कस्टमर्स बैंक को पे करते हैं और बैंक क्या करता है? बिजनेस फैसिलिटेटर के थ्रू सर्विस देता है टू दी कस्टमर्स। यस सर, अब यहां पे क्वेश्चन ये आया कि यहां पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है? आप मुझे बताइए, बैंक सर्विस प्रोवाइडर है या बिजनेस करस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस प्रोवाइडर है? बताइए, बैंक सर्विस प्रोवाइडर है या बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडर है? सर, यहां पे अगर देखा जाए तो बैंक सर्विस प्रोवाइडर है। बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है थ्रू बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर, एंड हेंस जो अमाउंट बैंक कलेक्ट कर रहा है टोटल अमाउंट पे, टोटल नहीं बाबा, यहां पे ध्यान रखिएगा, यही सर्कुलर में बोला गया, जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर है, जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर है वो बैंक सर्विस दे रहा है थ्रू बिजनेस फैसिलिटेटर टू द कस्टमर, और इस केस में जो कस्टमर पे करेगा बैंक को, उसके लिए ये सर्विस पे बेसिकली जो टोटल अमाउंट बैंक चार्ज कर रहा है उस पे जीएसटी भी बैंक चार्ज करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ध्यान रखिएगा, इन बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल, बैंक इज द सर्विस प्रोवाइडर। जो भी अमाउंट ये बैंक सर्विस के लिए चार्ज कर रहा है, उस सर्विस के लिए जो भी अमाउंट चार्ज करेगा उस पे जीएसटी भी बैंक चार्ज करेगा। डन। नेक्स्ट, उसके बाद आता है ईएमआई ट्रांजैक्शन। फॉर एन एग्जांपल, ईएमआई ट्रांजैक्शन में क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल, यहां पे एक अंकल है सप्लायर। अंकल को मैंने बोला अंकल मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए। मैंने अंकल को बोला मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए अंकल, मैं आपको हर महीने 10,000 रुपीज प्लस 1,000 रुपीज इंटरेस्ट, 10,000 रुपीज प्लस 1,000 रुपीज इंटरेस्ट, 10,000 रुपीज प्लस 1,000 रुपीज इंटरेस्ट, 10,000 रुपीज प्लस 1,000 रुपीज इंटरेस्ट भी दूंगा, प्लस अगर डिले हो गया तो 500 रुपए भी दूंगा। तो मैंने इतना अंकल को पे किया है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, जब अंकल मुझे मोबाइल फोन दे रहे हैं, ये मोबाइल फोन का वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? समझ लीजिए, ये इंटरेस्ट जो है इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये मोबाइल फोन का वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 40,000 रुपीज प्लस 4,000 प्लस 500, 44,500। यस सर, ये पॉइंट क्लियर है। इन दिस सिनारियो आपको अंकल ने जो मोबाइल फोन दिया उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा 44,500। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए अब आगे आ जाइए।
समझ लीजिए अंकल है, अंकल को मैंने बोला अंकल अंकल मुझे एक मोबाइल चाहिए, आप मुझे मोबाइल दीजिए। मैंने अंकल को बोला मोबाइल दीजिए, अंकल ने बोला बेटा मैं कोई ईएमआई नहीं दूंगा, भाग जाए यहां से। तो मैंने क्या किया, मैं गया एक बैंक के पास, या समझ लीजिए मैं गया बजाज फाइनेंस के पास और उनको बोला सर मुझे चाहिए लोन चाहिए 40,000 का, 40,000 का आप मुझे लोन दीजिए। इन्होंने मुझे लोन दिया, मैंने अंकल को पे कर दिया 40,000 रुपीज अमाउंट। अब मैं इनको पे करने वाला हूं, इन्होंने जो मुझे लोन दिया है उसके लिए मैं इनको पे करने वाला हूं 10,000 एवरी मंथ प्लस 1,000 रुपीज, 10,000 रुपीज एवरी मंथ प्लस 1,000, 10,000 रुपीज एवरी मंथ प्लस 1,000, 10,000 रुपीज एवरी मंथ प्लस 1,000 रुपीज। और अगर मैंने कोई डिले पेमेंट किया तो डिलेड पेमेंट के लिए डिलेड इंटरेस्ट भी मैं इसे दे दूंगा, समझ लीजिए 1,000 रुपए, या समझ लो 500 रुपए मैंने इसको डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट भी दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, पहला ट्रांजैक्शन आया जब अंकल ने मुझे मोबाइल दिया और मैंने 40,000 रुपीज दिया, इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये जो पहला ट्रांजैक्शन है, अंकल ने मुझे मोबाइल फोन दिया और मैंने 40,000 दिया, इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? जल्दी 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 बताइए। यहां वैल्यू ऑफ सप्लाई सर बनेगा 40,000 रुपीज। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, अब यहां जो लोन ट्रांजैक्शन हुआ जिसके लिए मैं इसे पैसे दे रहा हूं, यहां जो ये इंटरेस्ट चार्ज किया गया, क्या ये इंटरेस्ट पे जीएसटी आएगा या ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा? क्योंकि इसने मुझे पैसे दिए और मैं इसे इंटरेस्ट दे रहा हूं। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, अब ये जो 4,500 रुपीज है, ये जो इंटरेस्ट है, क्या ये इंटरेस्ट पे जीएसटी आएगा या ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा? सर ये एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, किसी ने आपको पैसे दिए और आप इंटरेस्ट दे रहे हो, यहां इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन नंबर 20, एंट्री नंबर अंडर एंट्री नंबर 27। यस सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा, सुन लीजिए, अगर सप्लायर ही आपको ईएमआई दे रहा है तो सर जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट पे जीएसटी आएगा। लेकिन अगर सप्लायर ईएमआई नहीं दे रहा है, कोई सेपरेट कंपनी ने आपको लोन दिया है और लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सर गिविंग मनी टू यूज एंड रिसीविंग इंटरेस्ट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस। यस सर, पॉइंट क्लियर है, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए, GST on delayed payment charges in case of late payment of EMI, if supplier gives the EMI himself, तो जो भी additional या penal interest that will form part of value of supply, ये जो additional इंटरेस्ट है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। ठीक है सर। इफ थर्ड पार्टी फाइनेंस कंपनी गिव्स द लोन, सच पेनल इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री नंबर 27। इन दिस सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो में क्या है, जो ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं आएगा, इट्स एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस, एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस। यस सर, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल पार्ट और होल वेयर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी व्हिचएवर इज अर्लियर। सर ये क्या बोल रहा है, सुन लीजिए। समझ लीजिए, मैंने आपको एक फ्लैट बेचा, ठीक है सर, ये था कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर। तो सर ये था अर्लियर, आपने मुझे पेमेंट कर दिया यहां पे 10 लाख रुपए का, यहां पेमेंट कर रहे हो 90 लाख रुपीस का। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ठीक है, मैंने आपसे चार्ज किया, समझ लीजिए 1 करोड़ रुपीस आपने यहां दिया और आपने मुझे दिया 2 करोड़ रुपए यहां। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये जो मेरा ट्रांजेक्शन है इस पे क्या जीएसटी आएगा, यस और नो? मैंने आपको एक अपार्टमेंट बेचा है, 1 करोड़ रुपीस बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया और 2 करोड़ रुपए लिए आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी व्हिचएवर इज अर्लियर, उसके बाद 2 करोड़ लिया है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में आएगा? यस सर, ये आएगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में, क्योंकि सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं आता है। सर इस पे जीएसटी आएगा, ध्यान रखना बेटा, इस पे जीएसटी आएगा बिकॉज 1 रुपी ऑल्सो रिसीव्ड बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी व्हिचएवर इज अर्लियर, तो एंटायर अमाउंट पे जीएसटी आएगा। अब सुनिए, गवर्नमेंट ने बोला रमेश, ये जो आपने फ्लैट के लिए पूरा 3 करोड़ रुपए चार्ज किया है, ये एंटायर अमाउंट पे जीएसटी चार्ज मत कीजिएगा, एक काम करना, लैंड के लिए, क्योंकि जब आप एक फ्लैट बेचते हो तो उसमें लैंड का भी कुछ पोर्शन होता है, लैंड के लिए 1/3 वैल्यू एक्सक्लूड कर देना, 1 करोड़ रुपीस, एंड हेंस
2 करोड़ रुपीस पे ही आपको जीएसटी चार्ज करना है, दैट इज टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन। तो जीएसटी सिर्फ 2 करोड़ रुपए पे आएगा, यही बोला गया है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग समझ लीजिए 3 करोड़ रुपए है। सर 1/3 आप लैंड का वैल्यू ले लीजिएगा और सिर्फ कंस्ट्रक्शन सर्विस सिर्फ 2 करोड़ को मानते हुए 2 करोड़ पे ही जीएसटी चार्ज कीजिएगा। तो अगर आपको बोला जाए फ्लैट बेचा गया 3 करोड़ में, 3 करोड़ में से थोड़ा सा तो लैंड का पोर्शन आपको फ्लैट में भी मिलता है, तो जो लैंड का पोर्शन है उसको अज्यूम कर लिया जाता है 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द टोटल कंसिडरेशन एंड हेंस लैंड के लिए तो कोई जीएसटी आएगा नहीं, कंस्ट्रक्शन सर्विस जो रिमेनिंग 2/3 है उस पे जीएसटी आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां हमारा चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म होता है। सुनिए, इस चैप्टर में जो ये रूल नंबर 32 है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकते हैं, 6 to 8 मार्क, कभी कभी मेरे को लगता है 10 मार्क तक भी पूछ लेते हैं। A+ ग्रेडेड चैप्टर है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। राइट सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्लोज करता हूं। अब आपको सॉल्व करना है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स। यस सर, पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा, चैप्टर क्लोज होता है। राइट सर, पॉइंट क्लियर है। क्विकली गिव मी हेड्स अप, इज एवरीवन क्लियर विद द चैप्टर? चैप्टर क्लियर है? यस सर, चैप्टर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे।